सो हेलो अगेन। है ना? कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? वो तबीयत खराब थी जिसकी, वो तो नहीं आई ना? ठीक है, जिंदा है ना वो? कर लिया आप लोगों ने पता? शी अलाइव? तो हम क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा और इधर हो जा, झुकना पड़ रहा है तेरे को। हम प्रीवियस सेशन में पढ़ रहे थे अबाउट दी मेडिवल वर्ल्ड, है ना? और उसमें भी स्पेसिफिकली हम मेडिवल यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे। एंड हमने 3 इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे। क्या क्या नाम थे उनके इंस्टीट्यूशंस के? बोलो बोलो। होली, क्या नाम था? एम्पायर, यस। फ्यूडलिज्म एंड यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। सो जो हम बोलते हैं कि राइज हुआ मॉडर्न टाइम्स का, यूरोप में मॉडर्न टाइम्स आए। बेसिकली हम ये कहना ये चाहते हैं कि ये 3 इंस्टीट्यूशंस का फॉल हुआ जिसकी वजह से मॉडर्न टाइम्स आए। यानी कि मॉडर्न टाइम्स को अगर प्रोग्रेस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिग्रेसिव थे। रिग्रेसिव समझते हैं? प्रोग्रेस का ऑपोजिट वर्ड है रिग्रेसिव, राइट? सो ये तीनों वर्ड जो सॉरी ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रोग्रेस को रोक कर बैठे हुए थे, एक तरह से प्रोग्रेस होने नहीं दे रहे थे। सो नाउ वी नीड टू, हमने देखा कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि ये किस तरह ये तीनों इंस्टीट्यूशंस का डाउनफॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च, फ्यूडलिज्म और होली रोमन एम्पायर। एक्चुअली होली रोमन एम्पायर कंप्लीटली जो है वो खत्म किया गया किसके द्वारा? यू नो द आंसर? हु डिसबैंडेड कंप्लीटली द होली रोमन एम्पायर? नेपोलियन, है ना? बिकॉज नेपोलियन सेड की होली रोमन एम्पायर इट इज नीदर होली nor Roman and certainly not an empire. Why it was not an empire? Because it was only a loose confederacy of, yes, loose confederacy of kingdoms and duchies and so on. So it was not an empire in that regard, and certainly not holy, because empires or such kingdoms ये wicked होते हैं, ये holy नहीं होते। holy तो बिल्कुल भी नहीं था। और रोमन इसलिए नहीं है बिकॉज इट, जो होली रोमन एम्पर जो थे वो जनरली जर्मैनिक लोग थे, है ना? यस, इटली की कुछ टेरिटरीज इनके पास थी बट इट वाज नॉट रोमन। जो एक्चुअल रोमन एम्पायर था वो 476 में शिफ्ट हो गया था। कहां पर? या बेसिकली 476 में ओनली रोमन एम्पायर बचा जिसकी सीट कहां थी? कॉन्स्टेंटिनोपल। जिसे हम आमतौर पर जो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं क्या कहते हैं उसको? बाइजेंटीन एम्पायर बोलते हैं। सुना आपने बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में? राइट? आपने नहीं सुना है अभी तक? कल मैंने बताया था थोड़ा सा अबाउट द बाइजेंटीन एम्पायर। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में। बाइजेंटीन एम्पायर जो वर्ड यूज किया गया कॉन्स्टेंटिनोपल में जो कैपिटल थी, वो बाइजेंटीन एम्पायर उस कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के लगभग 100 साल बाद यूज किया गया बाय अ जर्मन हिस्टोरियन। बिकॉज हु डिफीटेड बाइजेंटियन या हु कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल? एन ऑटोमन तुर्क, मेहमद सेकंड ऑफ द ओस्मान और ओथमान और ऑटोमन हाउस। ही कैप्चर्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट, इन 1453. So the Germans or the Europeans, they were not comfortable with the idea that a Muslim captured or conquered the, finally a Muslim conquered the Roman Empire, because Constantinople was actually, or जिसे हम Byzantine Empire कहते हैं, it was actually the Roman Empire, the eastern side of the Roman Empire, because the western side of the Roman Empire it fall 476 AD में उसकी मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो गया था पूरी तरह। किसने किया था कैप्चर उसे? ओडोवाकर नाम का एक जर्मन चीफ था, जर्मन किंग था। तो जर्मन रूलर्स या जर्मन मतलब यूरोपियन जो पीपल हैं वो जनरली ये नहीं चाहते थे कि आइडिया बाहर जाए या ये इंफॉर्मेशन बाहर जाए कि एक मुस्लिम ने एक रोमन एम्पायर को फाइनली जीता। इसलिए बाद में लगभग कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल होने के लगभग 100 साल बाद लिखा जा रहा है इतिहास की किताबों में कि इट वाज, तो ये तो बाइजेंटीन एम्पायर था, ये रोमन एम्पायर थोड़ी था। जबकि जैसे ही ऑटोमन तुर्क या मेहमद सेकंड जीतता है कॉन्स्टेंटिनोपल को, वो खुद को कहता है कि मैं हूं, मतलब या खुद के एम्पायर को बोलता है वो सल्तनत ऑफ रूम। यानी वो कॉन्स्टेंटिनोपल को क्यों कैप्चर करना चाह रहा था? वो इतना छोटा सा शहर बचा था लास्ट में, बट इट वाज अ सिंबल ऑफ द सीट ऑफ द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ द रोमन एम्पायर। एंड ऑटोमन्स दे वांटेड टू क्रिएट अ सल्तनत ऑफ रोम, बट हिस्ट्री में उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। बिकॉज हिस्ट्री जो है वो विक्टर्स लिखते हैं। अनदर स्टेटमेंट ऑफ नेपोलियन, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। और जो जो कलोनियल शक्तियां, यूरोपियन कलोनियल शक्तियां जो जीती, उन्होंने हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखा। और आज हम हिस्ट्री की किताबों में उसे बाइजेंटीन एम्पायर पढ़ रहे हैं, जबकि वो है क्या? दैट इज ईस्टर्न रोमन एम्पायर। बाइजेंटियन तो जॉन कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट, सॉरी नॉट जॉन कॉन्स्टेंटीन, वो तो मूवी आ गई।
कॉन्स्टेंटीन फर्स्ट ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना करी, तो जहां पर उसने एस्टेब्लिश किया था कॉन्स्टेंटिनोपल, उस रीजन को बाइजेंटीन कहा जाता था पहले, बट उसने एस्टेब्लिश किया था अपने आप को एज अ रोमन एम्परर, बिकॉज 476 में जब इटली से रोमन्स को भगाया गया, तो जीनो नाम का एक रूलर था, ही वोर दैट पर्पल रोब ऑफ द रोमन एम्परर। खैर, माय पॉइंट इज दैट हिस्ट्री इज डिस्टॉर्टेड। ठीक है, हिस्ट्री विक्टर्स के द्वारा लिखी जाती है और हमें बहुत केयरफुली नेविगेट करना पड़ता है हिस्ट्री पढ़ते समय। नाउ लाइक आई सेड, द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट, मॉडर्न जो वेस्ट डेवलप होगा, जो राइज करेगा, उसके पीछे कारण क्या होंगे? द फॉल ऑफ दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस, फ्यूडलिज्म, यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च एंड होली रोमन एम्पायर। नाउ फॉल का मतलब क्या है? बेसिकली मैंने आपको हिस्ट्री का क्या मंत्र दिया था? देयर विल बी चेंजेस एंड देयर विल बी कंटिन्यूटीज। कुछ चीजें चेंज होंगी और कुछ चीजें कंटिन्यू रहेंगी। दैट इज हाउ हिस्ट्री गोज। सो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, वो आज की सेशन में हमें समझना है कि होली रोमन एम्पायर को किसने रिप्लेस किया, फ्यूडलिज्म को किस चीज ने रिप्लेस किया, और रोमन कैथोलिक चर्च को किसने रिप्लेस किया। यानी कि क्या चेंजेस हुए और क्या चीजें कंटिन्यू रही, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे। So as you can see through these statements that between 14th century and 16th century, Europe underwent a phase of material and ideological change, as a result of which rise of modern West became possible. So material change क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना, आफ्टर द क्रूसेड्स नए ट्रेडिंग पाथ खुल गए थे जिससे पैसा आने लगा था, उससे मटीरियल चेंजेस आए। और आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, नॉलेज का जो है वो एकदम से इन्फ्लक्स होता है यूरोप में, उससे आइडियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, राइट? दैट चेंज द होल, मतलब पूरा सिनेरियो जो है वो यूरोप में चेंज कर देते हैं। Now, changes were not confined to Europe only, but there was a revision of relationship between West and the rest. Because what is the meaning of this statement? During this time, 14th to 16th century, West and the rest. West in here, West का मतलब क्या है? यूरोप वाला रीजन। 14, 15, 16 सेंचुरी से पहले, स्पेशली 16 सेंचुरी से पहले, जो यूरोपियन पावर्स थी, उनके खाने के लाले थे। वहां पर जब ग्रेट प्लेग जब आया था, ब्यूबोनिक प्लेग जब आया था, तो ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन उनकी खत्म हो गई थी। जानते हैं आप लोग इसके बारे में? 14 सेंचुरी में आया था ब्यूबोनिक प्लेग। यू गाइस नो अबाउट 13 और 14 सेंचुरी, दोनों में जो है वो बड़े प्लेग आए हैं इस तरह के यूरोप वाले रीजन में, तो ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी उनकी। उनके पास, क्योंकि सारासन्स, द मुस्लिम्स, दे हेल्ड कंट्रोल ओवर द लेवांत एरिया, और उसके ऊपर जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल बैठा हुआ था, यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर था। तो जो यूरोपियन पावर्स थी, दे वर नॉट एबल टू प्रॉपरली ट्रेड विद द ईस्टर्न और ओरिएंटल वर्ल्ड। सो उनके पास ट्रेड कुछ खास था नहीं। एग्रीकल्चर पर उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी, जिसमें वो भी पिछड़े हुए थे टेक्नोलॉजी वाइज, राइट? तो ये रिलेशनशिप था उनका पहले। लेकिन 15-16 सेंचुरी तक आते आते दे स्टार्टेड द सी वॉयजेस। दे क्या मिला उनको? उनको मिले डायरेक्ट सी रूट्स टू इंडिया, टू साउथ ईस्ट एशिया, टू द अमेरिकाज, एंड दे क्रॉस द मैजेलन पास, और पैसिफिक को क्रॉस करके वो जो है वो जापान तक पहुंच जाते हैं, फिलीपींस और मकाओ वहां तक पहुंच जाते हैं। सो पूरा वर्ल्ड जो है उन्होंने एक्सप्लोर करना धीरे धीरे शुरू किया, एंड देन दे स्टार्टेड colonialism which changed the equation। यानी कि बैलेंस ऑफ पावर, अगर आप देखें, मैंने आपको क्या समझाया था? दांत चबाना आप बंद करो। यस, बैलेंस ऑफ पावर समझते हैं? नहीं समझते हैं? मैंने आपको कल परसों क्लास में बताया था ना कि ऑल द ह्यूमन स्पीशीज सीक्स इज पावर। थ्रू आउट हिस्ट्री पावर का स्ट्रगल रहा है हमेशा, हर जगह। क्यों पावर चाहिए हमें? बिकॉज वी आर वेरी कॉन्शियस एंड एंक्शियस एंड इनसिक्योर प्राणी हैं बहुत ज्यादा, जो कि क्योंकि हमारे पास ना नाखून है, ना हमारी बॉडी इतनी मजबूत है, ना हमारे पास फैंग्स हैं, यानी कि जंगल में हम सर्वाइव नहीं कर सकते ज्यादा अच्छे से। हमारे नंबर्स जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं हमें सर्वाइव करने के लिए। एंड दैट 3-3.5-4 लाख सालों का जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो हंटिंग गैदरिंग का प्रोसेस है, उसके थ्रू हमारे दिमाग में ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो डीपली कोडेड हो गया है, डीपली एनकोड हो गया हमारे डीएनए में। हमारी इंस्टिंक्ट है, वो हमारी बेसल इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल, दैट थ्रेट, दैट फियर ऑफ डाइंग और फियर ऑफ गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्म। तो उससे उभरने के लिए इंसान ने क्या तरीका ढूंढा है? टू गेन एंड टू होल्ड ऑन टू पावर एज मच एज पॉसिबल, राइट? दिस इज अ वेरी मैकियावेलियन अप्रोच। अभी आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा ये। यस, राइट, मैकियावेली द प्रिंस। ठीक है। सो मैकियावेलियन अप्रोच है ये कि पावर को अटेन करो और पावर के साथ चिपके रहो, सब कुछ करो पावर को पकड़े रखने के लिए, राइट? So the balance of power during ancient and medieval times, it was towards the east। इंडिया की तरफ थी पावर, क्योंकि ट्रेड हम कर रहे थे ज्यादा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सामान खरीदते हैं तो जेब से पैसा देना पड़ता है ना? अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो सामने वाला पैसा आपको देगा।
अगर आप ज्यादा बेचेंगे तो सामने से ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। वही सेम इंडिया और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया कर रहे थे। हम सामान भर भर के अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप को बेच रहे थे एंशिएंट और मेडिवल टाइम में। लेकिन मॉडर्न टाइम्स तक आते आते 15-16 सेंचुरी और फिर 17 सेंचुरी तक आते आते ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, ये पहले तो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी प्रोड्यूसर्स बनने लगे। और फिर ये बैलेंस ऑफ पावर है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन प्लिनी ने राइटली कहा है, एंशिएंट में पढ़ाऊंगा प्लिनी कौन था, उसने राइटली कहा है कि देयर विल कम अ टाइम, ऑलवेज एंड ऑलवेज, द बैलेंस ऑफ पावर, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, वर्ड यूज किया उसने, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, और उसमें मैं ऐड कर दे रहा हूं दैट द बैलेंस ऑफ पावर विल ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स ईस्ट। वेस्ट जो है वो हो सकता है कि कुछ ब्रीफ सेंचुरीज के लिए पावर जो है वो होल्ड करे, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी इंडिया और चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो ये है वो, ये स्टेटमेंट कह रही है, चेंजेस वर नॉट कन्फाइंड टू यूरोप ओनली बट देयर वाज रिवीजन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट एंड द रेस्ट। अब देखिए, एक बीच में एक छोटा सा मंत्र भी दे देता हूं आप लोगों को। आपने देखा मैंने एक स्टेटमेंट, इस एक स्टेटमेंट को कितना ज्यादा समझाया, कितनी कहानी घुमाई मैंने। अब आपको समझ आया कि रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट एंड द रेस्ट, केवल यूरोप में इक्वेशन नहीं चेंज हुई, वेस्ट और वेस्ट के इक्वेशन, मतलब दोनों के जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो इस समय 15-16 सेंचुरी और आगे आने वाली सेंचुरीज में रिवाइज हो गए, चेंज हो गए, है ना। अब आप सोचो कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, खासतौर पे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब वो ये सोचते हैं कि बेसिक प्रिपेयर करने के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ लें, अब एनसीईआरटी में इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी डीप लाइंस दी होती हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एक लाइन से जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की कहानी समझ लेंगे। दैट इज नॉट हाउ यू स्टडी एनसीईआरटी। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझने होते हैं अच्छे से, आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी उठाएंगे। और आम जो मास मार्केट में लाखों बच्चा इनफैक्ट तैयारी कर रहा है, नॉट जस्ट फॉर सिविल सर्विसेज, एचएस के लिए, सीडीएस, एनडीए, हर तरह के एग्जाम के लिए बच्चा जो है वो किस तरह तैयारी कर रहा है, कहां क्या बोला जाता है शुरू में, आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी से शुरुआत करो, एनसीईआरटी से शुरुआत करो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल दूंगा इस चीज का, कि एनसीईआरटी में भी इस तरह की एक सिंपल लाइन दी होगी जो कि देखने में बहुत मासूम सी लग रही होगी, लेकिन जब मैं उसको आपको खोल के समझाऊंगा इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है, तब जाके आपको वो पूरी लाइन अच्छे से समझ आएगी, राइट। सो अगली स्टेटमेंट क्या है, सो इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड यूरोपियन नेशंस परस्यूड ओवरसीज एक्सपेंशन एंड पुट इट्स मार्क ऑन अदर कॉन्टिनेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन, द सी वॉयाजेस, राइट, द सी वॉयाजेस, देख रहे हैं आप ये सी वॉयाजेस एंड द कमर्शियल रेवोल्यूशन। बहुत ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि इट वाज द 11th एंड द 12th सेंचुरी जब क्रूसेड्स हुए, है ना। क्रूसेड्स की वजह से केवल लड़ाई नहीं हुई यूरोपियन पावर्स और मतलब जो मुस्लिम सैरासन्स है उनके बीच में, लेकिन ट्रेड रूट्स भी एस्टेब्लिश हुए। कैसे समझाया था मैंने आपको कि अगर आप 20,000 30,000 सैनिक लेकर जा रहे हो, है ना, उनको अपने लिए मरने के लिए तैयार किया ना आपने। युद्ध होते हैं तो इतने सैनिक चलते हैं, जिसमें पैदल सैनिक भी होते हैं, घुड़सवार भी होते हैं, है ना, यानी कि इन्फेंट्री भी होती है और कैवलरी भी होती है। कैवलरी इज दी घुड़सवार सैनिक एंड इन्फेंट्री इज जो पैदल सैनिक होते हैं, ठीक है। कैवलरी आज रिप्लेस हो गई है विद आर्मर्ड डिविजन जो होती है आर्मी के, ठीक है। अब घोड़े जो है वो सिर्फ सेरेमनी में यूज होते हैं, लेकिन पहले वो आर्मर्ड कैवलरी हुआ करती थी, घोड़ों के ऊपर आर्म मतलब सॉरी आर्मर लगाया जाता था और उनको चार्ज किया जाता था लाइंस में। माय पॉइंट इज, अगर आप 20-30 हजार आदमियों को अपने लिए लड़ने के लिए ले जा रहे हो और आपके लिए वो मरने के लिए तैयार हैं, तो या तो आपको बहुत स्ट्रांग कुछ इमोशनल कंटेंट जो है उन्हें देना पड़ेगा जिसके लिए वो लड़े, या तो देना पड़ेगा कोई प्रॉमिस, राइट। वो प्रॉमिस जन्नत का भी हो सकता है, हेवन का भी हो सकता है, साल्वेशन का भी हो सकता है, मुक्ति का हो सकता है, मोक्ष का भी हो सकता है, प्राइड का भी हो सकता है, जॉय का भी हो सकता है, राइट, ग्लोरी का भी हो सकता है। लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस होता है इस जीवन में, वो है गोल्ड का प्रॉमिस, जिसके बदले आप लड़ने के लिए तैयार करते हैं किसी को। तो सैलरीज जो है वो देनी पड़ती है अपने सैनिकों को, पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। अब वो सैनिक लड़ने के लिए जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है वो कल मर जाएगा, उसको आपने पैसे दे दिए हैं। दैट मीन्स उस सैनिक की टेंडेंसी होगी कि ये पैसा जल्दी से जल्दी खर्च करा जाए। तो जब भी सेनाएं मूव करती है ना, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब भी बड़े लेवल पर सेनाएं मूव करती है ना, उनके साथ मार्केट्स मूव करते हैं, उनके साथ लोग जो है वो अपने कारवान मूव करते हैं, मतलब जो भी लाला लोग होते हैं, धंधे वाले जो लोग होते हैं, बिजनेस वाले, राइट। हर तरह का बिजनेस उन सेना के साथ मूव करता है। क्यों? क्योंकि सैनिकों के पास पैसा होता है, और जब बैटल शुरू होने वाली होती है तो वो दूर दूर चले जाते हैं, बैटल ग्राउंड से दूर सेट हो जाते हैं वो। और जब वो मार्च कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उनके नजदीक आ जाते हैं, जहां सेना कैंप डालेगी वहां वो अपने ठेले लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि सैनिक जो है वो फिर पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह यूरोप से मिडल ईस्ट तक जब सेनाएं आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, साथ में जो है वो मर्चेंट्स भी मूव कर रहे थे, तो ट्रेड रूट्स एस्टेब्लिश हो गए, ट्रेडिंग पॉइंट्स, ट्रेडिंग सिटीज एस्टेब्लिश हो गई। और इन ट्रेडिंग रूट से मैंने आपको क्या बताया कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज का इन्फ्यूजन जो है वो यूरोप में होने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अब्बासीज
दी लर्निंग का सेंटर जो है वो कहां पर था, इन बगदाद, या उसके अलावा देयर इज अनदर सिटी डमस्कस, इस्फहान, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर लर्निंग के सेंटर्स थे, राइट। एंड इससे क्या हुआ, यूरोप में एक अग्रेरियन रेवोल्यूशन आया। सो 11th 12th सेंचुरी वी सी दी अग्रेरियन रेवोल्यूशन। इस अग्रेरियन, मैंने पिछले सेशन में भी समझाया था आपको, इस अग्रेरियन रेवोल्यूशन की वजह से जो किंग लोग हैं, जो फ्यूडल किंग्स हैं, जिनको अपने सैनिकों को लड़ने के लिए तैयार करना अगर पड़ रहा है तो बदले में जमीन देनी पड़ रही है, जिससे किंग कमजोर है, जिसे फ्यूडल सिस्टम हमने कहा। अगर अग्रेरियन प्रोड्यूस ऑफ किंग के पास ज्यादा है तो किंग ऑफ सैलरी दे सकता है। किंग अगर सैलरी दे पा रहा है या पैसे दे पा रहा है अपने सैनिकों को, तो किंग का ज्यादा कंट्रोल बढ़ता है अपने लैंड के ऊपर, किंग की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और एक टाइम आने पर किंग की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि वो उसको अपने नाइट्स और चर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने रूल को लेजिटिमेट रखने के लिए। और वहां से रिजल्ट होगा द फॉल ऑफ द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। और अलग अलग किंग्स जो है वो अपने अपने खुद के जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च बना लेंगे, जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड, कल मैंने आपको हेनरी कहानी सुनाई थी, याद है ना। उसके अलावा कैल्विनिस्ट एंड लुथेरियंस, ये कुछ एग्जांपल्स है। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो एस्टेब्लिश होगा बाद में, ये कुछ एग्जांपल्स है प्रोटेस्टेंट चर्च के, ठीक है। एंड दैट रिजल्ट्स इनटू फॉल ऑफ द फ्यूडलिज्म आल्सो, राइट। सो आफ्टर द, फिर लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज जो है वो पहुंचेंगी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होगा, एंड देन दीज किंग्स, इनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि अब ये कोशिश करेंगे कि हमें जो है वो क्या करना है, डायरेक्ट रूट्स ढूंढने हैं इंडिया के लिए या वेस्ट ईस्ट के लिए, डायरेक्ट सी रूट्स ढूंढने हैं। तो अब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ट्रेवलर्स में, एडवेंचरर्स में, एक्सप्लोरर्स में। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करेगा स्पेन और पुर्तगाल, राइट। वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे कि जाओ और खोज कर लाओ, राइट। और स्पेनिश और पोर्चुगीज सेलर जो है वो ऑल ओवर दुनिया घूमेंगे, एंड इवेंचुअली दे विल फाइंड, मतलब उनको अमेरिका मिल जाएगा, साउथ अमेरिका मिल जाएगा, दे विल फाइंड द डायरेक्ट रूट टू इंडिया। उसके अलावा मेजेलिन पास वहां नीचे है, मेजेलिन पास को क्रॉस करके दे विल रीच दी जापान, जापान तक वो पहुंच जाएंगे, जापानीज आइलैंड्स तक। मकाओ पर एस्टेब्लिश करेंगे पोर्चुगीज, जेसुइट्स जो है वो अपने आप को, खैर आगे देखेंगे वो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से हम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो चैप्टर पढ़ना होता है हमें, तो वहां हम यूरोपियंस का ये जो पूरा ग्लोबल जो इन्होंने ट्रेवल किया है जगह जगह पर, राइट, यानी कि एक्सप्लोरेशन जो किया है, देयर वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल्स। बट यहां पर जो मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज दिस 14th to 16th century was the time of sea voyages एंड कमर्शियल रेवोल्यूशन। अब ये कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या है ये समझना है। पहले आई अग्रेरियन रेवोल्यूशन, अब आएगी कमर्शियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टुडे सेशन दैट इज कमर्शियल रेवोल्यूशन। सो देखिए स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। नाउ फ्रॉम 11th century onwards there was a structural change in the economy as the result of which regional static and feudal economy of Europe was transformed into world मोबाइल एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये मैंने आपको समझा दिया, मैंने समझा दिया ये सब चीजें, स्टेटमेंट्स में पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। ये कौन सी कहानी है बेसिकली, ये क्रूसेड वाली कह रहा है कि क्रूसेड के दौरान इकोनॉमी जो है वो, मतलब क्रूसेड से पहले रीजनल थी, स्टैटिक थी, राइट, और वहां से ट्रांसफॉर्म हुई फ्रॉम वर्ल्ड मोबाइल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। Now, following factors worked behind this major change. क्या क्या factors हैं? Firstly, some technological innovations in agriculture ensured better agrarian surplus, apart of which came to the market. So ये better technology कहां से पहुंची? अरब वर्ल्ड से यूरोप में पहुंची, ठीक है। देखिए जो जनरल परसेप्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में, जो जनरल परसेप्शन ये है कि द अरेबियन वर्ल्ड, जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है, दे वर वेरी बैकवर्ड, और उनको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था, राइट। बट दे वर द वंस हु वर डूइंग द मोस्ट इनोवेशंस in all fields, in mathematics, in science, in architecture, in engineering during the times of 8th to 12th century, वो कर रहे थे सबसे ज्यादा। It was only after the fall of Baghdad, जब मंगोल, चंगेज खान का पोता था यार, क्या नाम उसका, हलगू खान ने जब कैप्चर किया बगदाद को और खलीफा को और उसकी फैमिली को मारा, बगदाद की लाइब्रेरी को जला दिया, उसके बाद से जो है वो इस तरह के मतलब एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस धीरे धीरे ज्यादा ऐड होने लगे इस्लाम में। क्यों? क्योंकि अब अरेबियंस से जो है वो कैलिफेट धीरे धीरे, क्योंकि सुल्तान जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे। पहले क्या था कि मिलिट्री एज वेल एज रिलीजियस जो पावर थी वो दोनों एक ही व्यक्ति में वेस्टेड थी, वो था खलीफा। तो जब तक खलीफा स्ट्रांग थे तब तक जो है वो इस्लाम ठीक काम कर रहा था, रिलेटिवली ठीक काम कर रहा था, काफी, मतलब खासतौर पर अब्बासियों के अंडर, अब्बासी खलीफत के अंडर काफी स्ट्रांग थे। लेकिन आफ्टर अब्बासीज एंड इनफैक्ट आफ्टर द फॉल ऑफ बगदाद, उसके बाद मंगोल्स एंड जब तुर्कों के हाथ में खिलाफत गई, अलग अलग सुल्तान बन गए वो इंडिया में भी और अफगानिस्तान में भी और ईरान वाले एरिया में भी, और ये कैस्पियन के नीचे और ब्लैक सी के नीचे सुल्तान जब ये बनने लगे, तो धीरे धीरे उन्होंने जो है वो अपनी वो हार्श ट्राइबल, जो क्योंकि ट्राइबल लोग थे, स्टेपी के मैदान से आए हैं, और स्टेपी के मैदान में देख रहे हैं ट्रेड का सिर्फ एक
तरीका है पैसा कमाने का कि यहां से जो ट्रेड रूट जा रहे हैं उनको लूटो। तो जो लड़ झगड़ कर लूटने की स्थिति में है वो स्ट्रांग है, तो काफी ब्रूटल जो है वो उनकी सोसाइटी डेवलप हो गई थी। जबकि अरेबियंस को देखो, अरेबियंस जो है वो एंशियंट टाइम से ही, इस्लाम के आने से पहले भी और इस्लाम के बाद भी, वो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका सब और यूरोप सबके साथ ट्रेड कर रहे थे। तो ये ट्रेडिंग इकोनॉमी थी इनकी। ट्रेडिंग इकोनॉमी को ज्यादा एक्सपोजर होता है, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, तो ये रिलेटिवली ज्यादा टॉलरेंट होते हैं और ज्यादा इजी गोइंग होते हैं, एंड ज्यादा, अगर प्रेजेंट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज की जाए तो उस समय के हिसाब से ज्यादा लिबरल होते हैं। लेकिन अगर आप तुर्कियों को देखेंगे, तुर्की जो है वो सेंट्रल एशिया में भटक रहे हैं, तुर्की और मंगोल। वहां पर ज्यादा कुछ खास उग नहीं रहा है, घास के बड़े बड़े मैदान है, स्टेपी है, वो या तो अपने लिए कैटल रख सकते हैं या तो घोड़े। और ट्रेड रूट्स जा रहे हैं, लेकिन चाइना से कनेक्ट होने वाला, जो चाइना से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक कनेक्ट करने वाला जो ट्रेड रूट है वो गुजर रहा है सेंट्रल एशिया से। तो उनकी इकोनॉमी जो है वो किस पर चल रही है? जो इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल रख सकता है, यानी जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा ब्रूटल होगा, वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी। तो यही इन्हीं लोगों के ये जब लोग धीरे धीरे साउथ में, मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ, यानी सऊदी, प्रेजेंट डे ईरान, इस और यानी कि कोस्टल एरिया के नजदीक आने लगे, और मोर पैसा और मोर पावर इनके हाथ में आने लगी, प्लस जब इस्लाम आ गया इनके हाथ में, उसके बाद जो है वो फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है इस्लाम का, जो कि प्रेजेंट तक जो है वो रिफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अभी चल रहा है, आप लोगों को पता है, जिस तरह यूरोप में रेनेसां चल रहा था, चला रेनेसां, है ना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का भी पहले यही बुरा हाल था। मैंने आपको बताया ना, मेडिवल टाइम्स में भी क्रिश्चियनिटी में भी ब्रूटल पनिशमेंट दी जा रही थी। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि when they took Jerusalem, they killed everyone, they massacred, they butchered, they tortured a lot of people there, right? But they went through a process of reformation, they went through renaissance, and they went through a process of religious and social reformations। और इस तरह का एक रेनेसां जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में मुस्लिम वर्ल्ड में चल रहा है, बिलीव इट और नॉट। और धीरे धीरे जो है वो हो सकता है कि वो भी अपने आप को मुख्यधारा के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़े। खैर, सो स्टेटमेंट देखिए। सेकेंडली, इवन क्रूसेड्स बॉट अ मेजर जर्क इन द इकोनॉमी, क्योंकि ट्रेड रूट खोल दिया। इन ऑर्डर टू फाइट द एनिमी, क्रिश्चियन आर्मी मूव्ड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू जेरूसलम इन वेस्ट एशिया। सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन ओपन न्यू ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सो वी नो दिस मच, इतना हमें पता है। Thus, it gave a fresh boost to trade and commerce. Thirdly, Italian city-states, due to their specific geographical location, benefit a lot from Oriental trade. Last but not the least, decline of Constantinople proved the game changer from the viewpoint of the rise of overseas trade. In fact, in 1453, Seljuk नहीं होगा यहाँ, Ottoman Turks, Seljuk इसलिए लिखा है because Ottomans were the successors of, spiritual heirs of Seljuks. Seljuk Turks defeated Byzantine Empire, यहाँ Byzantine नहीं होना चाहिए, यहाँ पर Eastern Roman Empire होना चाहिए, and captured the capital Constantinople. So ये कहानी हमने ऑलरेडी समझ ली है ना। Constantinople was situated on a prime geographical location or at an intersection of routes going to India, right? So have you guys seen where Constantinople on map? So this is Constantinople, ये यहाँ है ये है Constantinople। So जो जमीन से ट्रेड जो आ रहा है चाइना और इंडिया के रास्ते, वो यूरोप पहुंचेगा थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल, अगर जमीनी रास्ते से जाना है। ऊपर से नहीं जा सकते, यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर वही बैठे हैं मंगोल और तुर्क, ये लूटमार करने वाले लोग हैं। यहां पर जो है वो पुरानी इकोनॉमीज हैं, इनको ट्रेड की इंपॉर्टेंस पता है, ये ट्रेड रूट वेल एस्टेब्लिश्ड है, यहां पर रिलेटिव बैलेंस है, और ऊपर जो है वो लूटमार करने वाले लोग बैठे हैं। तो जाना कहां से पड़ेगा? अगर आपको यूरोप पहुंचना है चाइना से, तो अगर जमीनी मार्ग से पहुंचना है तो कॉन्स्टेंटिनोपल से जाना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, नाउ so almost all routes leading to east were blocked by Islamic power। क्यों? क्योंकि they wanted to be at most, मतलब सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके वो उतने प्रॉफिट में रहना चाहते थे। प्लस जो क्रूसेड्स हैं उसकी वजह से बहुत जो है वो बैड ब्लड था, मतलब बुरी भावना थी बिटवीन क्रिश्चियंस एंड सैरासन्स। लेकिन दो इंपॉर्टेंट ना ट्रेडिंग सिटीज हैं यूरोप में, क्या नाम उनका मैंने प्रीवियस सेशन में बताया भी था, जेनीवा एंड वेनिस। एक इटली के एक साइड है, एक दूसरी साइड है, जेनीवा एंड वेनिस। जिनीवा या जेनोवा, कई जगह पे जेनोवा लिखा होता है, अगर जिनीवा नहीं लिखना है आपको, बिकॉज जिनीवा इज अनदर सिटी, जेनोवा। सो दीज जेनोवीज एंड विनीशियंस, दे traded with the Saracens or the Muslims, and they established their own monopoly over this trade from the east, right? And due to this monopoly, they became hideously rich. They became so rich that they had their own navy and own army, which was obviously stronger than some of the European kingdoms, but it could give challenge to the Ottomans at that time, because Ottomans जो है वो मैन टू मैन मेडिवल टाइम्स में, इनफैक्ट 18th 19th सेंचुरी तक भी
मैन टू मैन ऑन अ बैटलफील्ड, ऑटोमन जेनिसरीज, नाम याद रखना, ऑटोमन जेनिसरीज वर द मोस्ट मतलब एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सोल्जर यूनिट। ऑटोमन जेनिसरीज वॉज देवर, क्या बोलते हैं उनको, एलीट जो है वो एक इन्फेंट्री यूनिट था, उसके साथ कैवलरी अटैच्ड भी थी। बट मैन टू मैन यूरोप में सबसे स्ट्रांग जो है वो ऑटोमन जेनिसरीज थे। वेनिशियंस एंड जेनोवीज उनको चैलेंज कर देते थे। सो एक तरह की मोनोपोली जो है वो वेनिशियंस एंड जेनोवीज ने बनाई हुई थी। यानी इंडिया से स्पाइस जो है वो पहुंच रहा है, लेट्स से एंटियोक, लेट्स से ट्रिपली पहुंच रहा है, या जेरूसलम पहुंच रहा है, या कायरो पहुंच रहा है, यानी कि लेवांत वाले एरिया में पहुंच रहा है, यानी ऑटोमन्स के पास पहुंच रहा है। वहां से यूरोप पहुंचाना है तो पहुंचाएगा कौन? अरेबियन ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करेंगे विनीशियंस। पावर में तुर्क हैं लेकिन ट्रेड अरेबियन कर रहे हैं। ये है मजे की बात, ट्रेडर्स अभी भी अरेबियंस ही हैं, ज्यादातर तुर्क भी हैं, राइट, लेकिन जेनोवीज एंड विनीशियंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं अरेबियंस। और बदले में जो है वो उन्हें यूरोपियंस को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, कई गुना, 10 गुना, 20 गुना पैसे देने पड़ रहे हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, जो कि उन्हें सस्ते में मिल सकता था अगर उनके पास डायरेक्ट लिंक होता इंडिया के लिए। तो यही वो डायरेक्ट रूट जो है वो खोजने की उन्होंने कोशिश करी, एंड दैट रिजल्टेड इनटू द सी वॉयेजेस। Now, on the other hand, Oriental goods were in heavy demand in Europe. Now, perceiving the larger scope of spice trade, merchants of Italy, while putting aside the religious issue, developed contact with Muslim merchants and continued to procure spices from them. So, Venetians and Genoese, they are Catholic because Italy ke nazdeek hai, so they were Catholic, right? Or the Saracens were Muslim, right? दोनों में झगड़ा है क्योंकि क्रूसेड हुआ है, बहुत मतलब 150-200 साल खून बहा है दोनों का। लेकिन धंधा जो है वो धंधा ही धर्म है उनके लिए, धंधा सबसे ऊपर है। क्रिश्चियनिटी इस्लाम कोई मायने नहीं रखती, तो दोनों ने जो है वो हाथ मिला लिए। लेकिन वहां के आम लोगों के लिए मायने रखती है, तो उनको बोल दिया कि भैया, किसको पैसे दे दिए ना चर्च को, कि आपने लोगों को जो है वो ये बोलना है कि हमने अरेबियन प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना, हमने सैरासन्स का सामान नहीं खाना, हमने कैथोलिक लोगों का सामान खाना है ना। और कैथोलिक लोग जो है वो उन्हीं मुस्लिम से सामान खरीद के आगे बेच रहे हैं। तो ये जो स्कीम है ये हमेशा से चलती आ रही है। कल मैंने तेरे को समझाया था ना, वो कर्व वही वाला, वही सेम खेल है, राइट। So Italian merchants turned to be monopolistic distributors of spices in Europe. Hence, Europe was encaged within boundary of its own continent, and it was the survival instinct of European nation which brought them in forefront of globe. For discovery of alternative sea routes to east, the great voyage started. The introduction of new technologies like compass and astrolabes made seafaring a bit safe. खुले समुद्र में उतरना है अटलांटिक में और फिर इंडियन ओशन में जाना है, राइट। अगर आपको मेडिटेरेनियन या यूरोप में अगर ट्रैवल करना है तो आप कोस्ट टू कोस्ट मूव करेंगे, ठीक है, आप कोस्ट टू कोस्ट इजीली मूव कर लेंगे, उनको ऑलरेडी पता है किस मौसम में जाना है किस में नहीं जाना है। लेकिन अनचार्टेड वाटर्स में अगर आपको उतरना है तो वो रिस्की है, बहुत रिस्की है, राइट। आपको क्या लगता है कि पहले जो है वो यूरोपियंस ने कोशिश नहीं करी होगी इंडिया पहुंचने की? बिल्कुल करी उन्होंने, लेकिन वो गुम हो गए पहले कई बार, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी प्रॉपर। लेकिन अब उनके पास बेटर तरह के कंपास जो है वो डेवलप हो गए। अब उनके पास एस्ट्रोलेब करके एक डिवाइस है जो कि दिन में तो आप सूरज के माध्यम से ट्रैक कर लेंगे अपनी पोजीशन को, कि आपका कोर्स ट्रू है या नहीं। यू अंडरस्टैंड दिस रेफरेंस? ट्रू कोर्स का मतलब क्या होता है? यानी आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं, है ना। जो कैप्टन है वो एक बार कोर्स डिसाइड करता है कि हम अगले 6 घंटे जो है वो इतने नॉटिकल माइल ट्रेवल करेंगे इस डायरेक्शन में, अगर हमें विंड सपोर्ट करती है तो। ये हो गया कोर्स। और अगर आप उसी डायरेक्शन में चलते जाते हो जो कोर्स डिसाइड किया गया, तो बोलते हैं आपका कोर्स जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो दिन में तो आप जो है वो सूरज का इस्तेमाल कर लेंगे, कंपास का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। लेकिन रात में जो है वो अपने आप को पोजीशन करने के लिए स्टार्स की जरूरत पड़ती है। एंड ये जो एस्ट्रोलेब्स वो डिवाइस है जो कि नाइट स्काई को यूज करके आपको अपने कोर्स को ट्रू रखने में मदद करता है। उसके अलावा शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज में भी जो है वो नए इनोवेशन हुए जिसकी वजह से ये सी वॉयेजेस पॉसिबल हो सके। अब एक सवाल का जवाब चाहता हूं मैं आप लोगों से। पोर्चुगीज आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि किसने शुरू किए सी वॉयेजेस? पोर्चुगीज और स्पेनिश ने, है ना। इंग्लिश ने क्यों नहीं किए? ब्रिटिशर्स क्यों इतना पीछे रह गए? चलो एक बात तो है कि ये प्रॉक्सिमिटी जो है वो इनके पास ज्यादा थी, लेकिन इतने गरीब थे कि वो एक शिप भी नहीं भेज पा रहे थे। ये सब कोर्स इतने गरीब थे वो, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ फिर कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम तक आते आते जब उनके पास इतना पैसा आ गया कि अब वो शिप्स भेज पा रहे हैं? तो यस, ये एक बड़ा फैक्टर है कि वो इतने गरीब थे कि वो एक फ्लीट जो है वो नहीं भेज सकते थे। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि वो फ्लीट बना भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि खुले समंदर में, इतने गहरे बड़े समंदर में अगर आपको शिप्स उतारनी है तो आपको मजबूत शिप्स चाहिए बहुत ज्यादा। और मजबूत शिप्स जो है वो बहुत पुरानी मजबूत लकड़ी की बनेगी,
और पुराना जंगल जो है वो ब्रिटेन में मौजूद ही नहीं था। क्यों? क्योंकि रोमन्स ने वो सारे पुराने जो 1,500-2,000 साल पुराने पेड़ थे ना, वो सारे पेड़ जो है वो रोमन्स ने काट दिए थे। रोमन्स देखो कब थे, लगभग 1,000 साल पहले थे। कहां पर? ब्रिटेन में। और उसका असर वो 1500 में भी जाकर फील कर रहे थे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जंगल वापस नहीं उगा होगा, जंगल उगा, लेकिन वो पेड़ जो है वो इतने पुराने और इतने रोबस्ट नहीं हो सके कि उनसे बोट जो है वो बनाई जा सके पावरफुल। राइट। तो अब उनको जंगल चाहिए था, तो ब्रिटिशर्स ने पहले कनाडा कैप्चर किया। कनाडा वाला रीजन, मतलब ब्रिटेन वाला रीजन, सॉरी यूएस वाला रीजन कैप्चर किया, नॉर्दर्न वाला, लॉरेंशियन वाला, जहां पर रेडवुड के जंगल और मतलब कि अल्पाइन फॉरेस्ट है बड़ा, और पुराने पेड़ हैं, ताकि उनके पास लकड़ी आ सके बड़ी बड़ी संख्या में। फिर उन्होंने शिप्स बनाई और फिर उन्होंने इंडिया की तरफ जो है वो अपनी शिप्स को घुमाना शुरू किया। तब तक ब्रिटिशर्स वर डिपेंडेंट ऑन डचेस फॉर। डचेस कौन है? डेनमार्क वाले हैं कि नीदरलैंड वाले हैं? डचेस कौन है? डच डच पीपल। नेदरलैंड वाले हैं, हॉलैंड वाले, डच पीपल। राइट। सो ब्रिटिशर्स वर डिपेंडेंट ऑन देम। उन्हें कहां से मिल रहा था जंगल? ज्योग्राफी, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत वीक आप लोगों की। राइनलैंड, राइनलैंड में घना जंगल है। आप लोगों ने एक तरह की पेस्ट्री केक जो है वो जरूर खाया होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। खाया आप लोगों ने? यस। यस, तो राइनलैंड जर्मनी में ही है। जर्मनी के जस्ट नॉर्थ में है, देखना बहुत ध्यान से देख। जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में है डचलैंड। डच, अरे नीदरलैंड पीपल, वो भी डच, वो भी जर्मेनिक ही है ये। डच, ड्यूश या ड्यूश, ड्यूच जो वर्ड है इसका, हाँ वो जर्मनी के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ड्यूचलैंड। डॉचलैंड, या हाँ डॉचलैंड प्रोनाउंस करते हैं। हाँ। राइट। सो यस, आगे देखिए ना। अर्लियर कोस्टल स्टेट्स लाइक पोर्चुगल एंड स्पेन इनिशिएटेड सी वॉयजेस वाया अटलांटिक ओशन। अब इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बोला ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहां हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट होती है। Now, the basic motive was the economic gain from Oriental trade, but even lofty ideals like national prestige as well as spread of Christianity were added to it. Thus was given the slogan "Gold, Glory, and God." अब इसको समझते हैं। Now, मुझे एक बात बताओ, यूरोपियंस बना लेंगे शिप, ठीक है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इंडिया तक वो ट्रेड रूट भी ढूंढ लेंगे, बहुत बढ़िया। इंडिया को बेचेंगे क्या? वो ट्रेड कैसे करेंगे? पैसा तो है ही नहीं उनके पास, है ना। तो इतनी जरूरत कैसे पड़ गई उनकी, इतना उन्होंने कैसे लूटमार मचा दिया इंडिया में? मैं आपको बताऊं, एक स्टेटिस्टिक्स देता हूं मैं आपको छोटा सा। 1757 में प्लासी हुआ है या बक्सर हुआ है, कौन सा हुआ है? प्लासी हुआ है ना? 1764 में हुआ है बक्सर, श्योर। अच्छा, प्लासी हुई है पहले, है ना, 1757। सो एक छोटा सा स्टेटिस्टिक्स देता हूं मैं आपको। 1757 से 1857 से शुरू करो, चलो 1757 तो फिर भी पुराना है थोड़ा, 1857 से लेते हैं। 1857 से 1947, लगभग कितने साल? 90 साल। 1857-58 के अराउंड ग्लोबल जीडीपी का 23-22% के अराउंड कौन दे रहा था? इंडिया अकेले, ग्लोबल जीडीपी का, जो कि आज सिर्फ 3-4% है, 3-3.5%। उस समय ग्लोबल जीडीपी का एक क्वार्टर जो है वो इंडिया से निकल रहा था। और अगर 1757 या मुगलों के टाइम में भी आ जाओगे तो उसमें नंबर और थोड़ा बड़ा हो जाता है, और कंसंट्रेशन बंगाल की बढ़ जाती है कि बंगाल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकल रहा था। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे रिच और सबसे मतलब कि बिजनेस वाइज सबसे प्रॉस्परस जो है वो रीजन बंगाल था। 1858 या 1850 में जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया ना, क्राउन के कंट्रोल में आ गया, तो लगभग क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी वाज फ्रॉम इंडिया, वाज कमिंग फ्रॉम इंडिया। एंड व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इन 1947, इट वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 3%। दैट मींस ग्लोबल जीडीपी का 19 से 20% उन्होंने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है ये? इतना इतू सा देश, ग्लोबल जीडीपी का 19 से 20। अभी आपको सोचकर लग रहा होगा कि सर 100 साल में 19 से 20% ही तो मूव किया, क्या बड़ी बात है? बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है। प्रेजेंट अगर एक और एस्टिमेट है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट इट साउंड्स लाइक अ गुड नंबर। लगभग 45 ट्रिलियन पाउंड की वेल्थ वो लेकर गए हैं यहां से। 45 ट्रिलियन पाउंड स्टर्लिंग की वेल्थ इंडिया से लेकर गए हैं। उन लोगों के घर में चांदी के चम्मच है, चांदी के बर्तन है, पोर्सलेन की बहुत बढ़िया बढ़िया बर्तन है, और ना जाने क्या क्या है ना, और हम प्लास्टिक में खा रहे हैं। वो पहले हमारे पास थे वो चांदी, हमारे, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ भी गरीबी थी और सामंतों के हाथ में था।
लेकिन ग्रेजुअली अगर हम अपने रिसोर्सेज को नेशनलाइज करते तो वो पैसा घूम के हमारी इकोनॉमी में ही पड़ता, राइट। सो माय पॉइंट इज कि जब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था एक टाइम पर यूरोप में, वहां से इतनी बड़ी कॉलोनियल पावर्स वो कैसे बन गए, ऐसा क्या हो गया? और ये जो स्लोगन है गोल्ड ग्लोरी या गॉड, ये हिम्मत कैसे पड़ गई उनको गोल्ड ग्लोरी या गॉड बोलने की, जबकि इंडियन गुड्स के लिए तो वो कई कई गुना पैसा पे कर रहे थे। बताओ ना, हाँ क्या पैसा कहां से आया उनके पास ट्रेड करने के लिए? गोल्ड, बुलियन। बुलियन समझते हैं क्या होता है? बुलियंस, बुलियंस पढ़ते होंगे आप लोग, बट इट्स बुलियन। बुलियंस, बुलियन का मतलब होता है प्रेशियस मेटल यूज्ड एज करेंसी, राइट, सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। यूरोपियंस किस्मत कहते हैं, किस्मत कहो इसको, या हाँ, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यूरोपियंस को मिल गया अमेरिका, और अमेरिका में था सिल्वर, पहले उनको सिल्वर मिला भर भर के। और सिल्वर पता है कैसा था? जो इनिशियल, अगर आप अकाउंट्स, ओरिजिनल अकाउंट्स पढ़े इन लोगों के, उनके ट्रांसक्रिप्शंस पढ़े, जब मतलब कोलंबो की जो शिप्स गई, या उसके अलावा कॉर्टेज करके है एक, उसकी जो शिप्स गई, इन्होंने ये मेंशन किया है कि बीच पर सिल्वर के नगेट्स जो हैं वो ऐसे लापता पड़े हुए हैं, लावारिस पड़े हुए हैं, और कोई उनको यूज नहीं कर रहा। सिल्वर के नगेट्स ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, पत्थर की तरह, बेसिकली पत्थर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इतना खुला सिल्वर पड़ा हुआ है। सो दे कॉट अ लकी ब्रेक। मतलब अब हमें हमें ऐसा लगता है ना कि यार उन्होंने बहुत लूट लिया और ऐसे कर लिया और वैसे कर लिया, वो जबरदस्ती और लड़ झगड़ कर लेकर गए हैं, लेकिन उससे 2000 पहले से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम उनसे छीन रहे थे सारे रिसोर्सेस। लेकिन और अगर प्लीनी की बात सच होती है तो इवेंचुअली फिर से वो पैसा हमारे पास आएगा घूम, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ फिर हमारी तरफ होगी। लेकिन सो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस को क्या मिला? गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली सिल्वर मिला भर भर के। एंड केवल गोल्ड एंड सिल्वर नहीं, उसके अलावा उनको मिले पोटैटो और कॉर्न और चिली, पपाया, और भी बहुत। स्लेव्स, स्लेव्स वर इन फैशन, स्लेव्स वर इन हैवी डिमांड। इट वाज ओनली 1833 1843 स्लेवरी जो है वो ब्रिटिशर्स ने बैन करी इंडिया में। उसके बाद भी स्लेवरी जो है वो चलती रही काफी लंबे समय तक। आज भी स्लेवरी जो है वो एक नहीं तो दूसरे तरीके से चल रही है। क्या होती है स्लेवरी? व्हाट इज स्लेवरी? इफ यू कैन, आप बताओ स्लेवरी क्या होगी? गुलाम बनाना किसी को, क्या मतलब हुआ उसका? कम ऑन, आप बताओ स्लेव बनाने का मतलब क्या होगा? यस, एग्जैक्टली, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी। कि आप किसी से काम करवा रहे हो अपने लिए, लेकिन बदले में उसको सिर्फ जीने का हक दे रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। दैट इज स्लेवरी। लेकिन स्लेवरी की भी अपनी अपनी डिग्रीज हैं। इंडिया में हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं, मुस्लिम कल्चर में स्लेव्स कैन रीच टू द लेवल ऑफ सुल्तान, राइट। मैमलक्स एक पूरी डायनेस्टी है जो कि स्लेव्स थे, स्लेव्स से निकले। और मैमलक्स केवल इंडिया में एक्टिव नहीं थे, दे कैप्चर्ड इजिप्ट ऑल्सो। सेम मतलब सिमिलर मैमलक्स। मैमलुक मतलब जिसका कोई मालिक है, यानी कि जो गुलाम है। अनदर वर्ड फॉर गुलाम इज मैमलुक, या मैमलक, या मैमालिक। तो स्लेव ट्रेड के जोर पे, लेकिन जो यूरोपियंस ने अमेरिका में जो स्लेव ट्रेड किया, वो बहुत मतलब कि अनचेक्ड स्लेव ट्रेड था, बहुत ही इनह्यूमेन टाइप का था। ऐसा नहीं है इंडिया में स्लेव ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, इंडिया में भी हो रही थी। स्लेव्स को हर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन रिलेटिव पोजीशन जो है वो इंडिया में और मिडिल ईस्ट में बेटर थी स्लेव्स की, एज कंपेयर टू व्हाट यूरोपियंस डिड इन विद अफ्रीकन स्लेव्स इन अमेरिका। लेकिन ये मत सोचो कि यूरोप से केवल अफ्रीकन को ही स्लेव बनाया गया है। यूरोपियंस को भी बहुत बड़े लेवल पर स्लेव्स जो है वो बनाया गया थ्रू आउट एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स। मिडल ईस्ट के लोग और अफ्रीका के पावरफुल लोग यूरोपियन स्लेव्स का इस्तेमाल किया करते थे। इनफैक्ट देर इज अ नेम, स्लेव से निकलता हुआ एक एथनिसिटी का नाम है यूरोप में, जो आज भी मौजूद है। क्या बोलते हैं उन लोगों को? स्लेव से वर्ड डराइव होता है, स्लाविक पीपल। सुना आपने? स्लाविक, स्लाविक पीपल आर जनरली एसोसिएटेड विद ऑल द पीपल हु स्पीक द रशियन लैंग्वेज और द डायलेक्ट्स, डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ रशियन लैंग्वेज, लाइक द बल्कान्स, जो बुल्गारिया वाला रीजन है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, और जो चेक में रहते हैं, राइट, और यूक्रेन और बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रशिया, राइट। यहां पर जनरली एक एथनिसिटी पाई जाती है जिनको बोलते हैं स्लाविक पीपल।
तो वो स्लाव वर्ड जो है वो स्लेव से ही निकला है, या उल्टा बोले तो स्लाव से स्लेव बना है। इन लोगों को कैप्चर करके मिडिल ईस्टर्न और इंडिया में बेचे जा रहे थे ये लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल अफ्रीकन लोगों को ही स्लेव बनाया गया है। तो क्योंकि आजकल आप प्रोपेगेंडा थोड़ा सा, अगर आप जैसे जैसे हम बेटर और बेटर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन गेन करते जाएंगे ना, तो आपको आपका सोशल मीडिया का जो बबल है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। मैंने आपको बताया हमने क्या डेवलप करनी है, वी नीड टू डेवलप अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आप लोगों को नहीं, तेरे को नहीं बताया क्लास में, नहीं बताया ना? ठीक है, एक और फॉर्मूला दे रहा हूं मैं तेरे को। वी नीड टू डेवलप अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। दैट मीन्स कोई भी इवेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, उसको ग्लोबल अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पर इनिशियली इतना जोर दे रहा हूं, ताकि पूरी कहानी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की अच्छे से समझ आ जाए। ऑलराइट, सो दस वाज गिवन द स्लोगन गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो गोल्ड जो है वो उनके पास है, लेकर आए हैं वो, लेकिन उस गोल्ड से उनको और गोल्ड बनाना है। ठीक है, ग्लोरी मिलेगी, जितना ज्यादा एरिया कॉन्कर कर पाएंगे, जितना ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे, उससे उनको ग्लोरी मिलेगी। और गॉड यानी कि क्रिश्चियनिटी उनको जो है वो प्रमोट करनी है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लेवल पर ये जो मर्चेंट्स, जो जो ट्रेवलर्स जो जा रहे थे, इनको, इनके पीछे जो है वो पैसा जो है वो चर्चेस का भी लग रहा था। क्योंकि चर्च के पास जो है वो ट्रेडिशनली बहुत पैसा जो है वो रहा है हिस्टोरिकली। मिडिवल टाइम से वो वही तो पैसे इकट्ठा कर रहे थे ना। वेटिकन जो है वो बहुत रिच है। कभी आप ना इमेजेस सर्च करना वेटिकन आर्काइव्स, वेटिकन में किस तरह की वेल्थ इन द शियर आर्ट, जो आर्ट है वेटिकन में इस समय, उसकी वेल्थ ही कितनी ज्यादा है। और बोलते हैं कि गोल्ड भी बहुत वहां पर मौजूद है। वेटिकन के नीचे जो बेसमेंट्स या जो भी स्टोर वगैरह होंगे, वहां पर गोल्ड भी बहुत है, रोमन एम्पायर का गोल्ड। आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट इट इज सेड। So it was during this course that Spanish sailors Columbus discovered America in 1492. Later, Portuguese sailor Vasco da Gama reached Malabar coast of India. Now, this is true that the Spanish sailor Columbus discovered America. He was Italian, but वो Spanish banner के अंदर travel कर रहा था, तो Spanish sailor बोल देते हैं उसको। Sponsored by Spanish, yes of course. लेकिन ये ट्रू है, बट ये बिल्कुल गलत है कि कोलंबस वाज द फर्स्ट वन टू रीच अमेरिकास, बिकॉज फर्स्ट यूरोपियन टू रीच अमेरिकास। बिकॉज लगभग 500 साल पहले लीफ एरिक्सन नाम का एक आइसलैंडिक नॉर्थमैन था या वाइकिंग था, हु रीच्ड द न्यू फाउंडलैंड अराउंड 500 years बिफोर कोलंबस एवर डिड। सो जो मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री है वो इस फैक्ट को अभी तक उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। भारत में भी जो पढ़ाई जा रही है उसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, अभी भी यही पढ़ाए जा रहे हैं लोग। मुझे समझ नहीं आता है कि जो पढ़ा भी रहे हैं वो 2 मिनट उनके मन में सवाल नहीं आता कि ऐसे कैसे, यूरोप साइड में ही है, शिप्स तो उनके पास पहले भी रही होगी, कोई तो गया होगा उससे पहले। क्यूरोसिटी के चलते भी सर्च करके नहीं देख रहे लोग। मतलब एज फार एज दी लेटेस्ट, मतलब अभी तक हमारे पास जो एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, उसके अकॉर्डिंग लीफ एरिक्सन वाज दी अर्लीस्ट वन टू रीच। लेकिन हो सकता है उससे पहले भी कोई गया हो, लेकिन उसके अभी तक एविडेंसेस जो है वो नहीं मिले। नाउ देन स्पेन colonized the major part of South America. On the other hand, while Portugal, while colonizing part of Latin America, Brazil expanded its trade in vast region of east from India to Indonesia. इंडोनेशिया से चाइना में एक सिटी है मकाओ, मकाओ से लेकर ताइवान से लेकर जापान तक जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश किया। किसने? पोर्चुगीज ने, है ना। खैर, मैंने आपको बताया ना, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये यूरोपियन एक्सपेंशन को वहां ज्यादा डिटेल में समझते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ हमारे लिए रेलेवेंट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। Then even other countries like Britain, France, Holland, etc. joined the race of voyages. So even Northern America and other parts of the world came to light. So up to the 17th century, except Australia and interior region of Africa, most of all the regions came to light. So एक तो अफ्रीका के अंदर नहीं जा पा रहे थे वो अप टिल 17th सेंचुरी, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनको अभी तक नहीं मिला था। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर यहां से घूम के गए और उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला, है ना। यह आया मन में ख्याल कि इंडोनेशिया के साथ घूम के गए तो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं मिला? अरे इंडोनेशिया से घूम के नहीं गए, वो गए सिंगापुर के रास्ते। ठीक है, सिंगापुर कहां रह गया? ऑस्ट्रेलिया कितने नीचे? सिंगापुर कहां है? कहां? ये है सिंगापुर। ठीक है, सो दे वेंट थ्रू सिंगापुर, दैट इज वाई दे हैड नो आइडिया अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाके 18th सेंचुरी में मिला है, 17th सेंचुरी के, सॉरी हाँ 18th सेंचुरी में। हाँ वो डिस्कवर हो गया। यस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सो
एंड अफ्रीका के इंटीरियर रीजन में वो नहीं जा पा रहे थे। दो कारण थे। पहले तो वो शिप्स लेकर जा रहे थे ट्रेड करने। इनिशियली जितनी भी ये मर्चेंट्स ये इनिशियली सारे यूरोपियन पावर्स मर्चेंट्स बन के गए हैं कि भैया हम तो ट्रेड करने आए हैं। तो वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते थे सिर्फ पोर्ट्स में। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि पोर्चुगीज दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स ओनली अराउंड पोर्ट्स, दे डिडंट डेयर टू एंटर इनसाइड, क्योंकि अंदर घुसना है तो उनको तो मैंडेट था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, और क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करने के लिए उनको झगड़ना पड़ रहा था लोगों के साथ। अगर वो अंदर जाएंगे तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है सी वाली वो छूट जाएगी उनसे, और वो घेर के पीटे जाएंगे। इसलिए वो किसी भी देश में कॉन्टिनेंट में अंदर एंटर करने से बच रहे थे शुरुआती एक्सप्लोरर्स। दूसरा कारण यह है कि अफ्रीका में वो अंदर एंटर करने से इसलिए बच रहे थे बिकॉज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो बीमारियां थी, स्पेशली मलेरिया, उसका उस समय कोई प्रॉपर इलाज नहीं था। वो तो 19वीं सेंचुरी 1820s के आसपास जब कोनाइन और पेनिसिलिन जैसी दवाइयां जो है वो डेवलप हुई, 19वीं सेंचुरी में, तब जाकर थोड़ा मतलब उनको हिम्मत पड़ी कि अब इंटीरियर ऑफ अफ्रीका में एंटर किया जाए। ठीक है। सो द यूरोपियन colonizer started to subjugate indigenous people in Latin America, Northern America, popularly known as the Red Indians, likewise the indigenous people of Africa. Now, another thing. This person, the great explorer, Columbus, right? हमने क्या पढ़ा है कोलंबस के बारे में? क्या पढ़ा है हमने कोलंबस के बारे में? क्या किया और क्या पढ़ा है? चलो ये भी पढ़ा हमने। और क्या पढ़ा है कोलंबस के बारे में? क्या किया रेड इंडियंस को? बताओ। हाँ हाँ, देखो हम जो है इन एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जनरली हम ये पढ़ते हैं कि देवर एडवेंचरर्स, राइट। यूरोप में उनके लिए, अमेरिका में उनके लिए वर्ड पता है क्या यूज किया जाता है अब? देवर कॉन्क्विस्टेडर्स। दे केम एज ट्रेडर्स बट व्हाट दे डिड वाज कॉन्क्वेस्ट। दे इंट्रोड्यूस्ड जेनोसाइड इन अमेरिकाज। प्लूरल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज नॉर्थ और साउथ है एंड सेंट्रल भी है। These European powers, these European travelers, so-called adventurers, they introduced genocide in Americas. In Southern America, they killed around 90% of the native population. They killed millions. Now, why and how they killed millions? With them, they brought pox. Right? यूरोपियंस जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। देखो सदर्न अमेरिका, नॉर्थ और यूरोप बिल्कुल अलग है, और कई हजार सालों से, लगभग 10-12 हजार सालों से दोनों लोगों में जो है वो कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो यूरोपियन लोगों ने जो प्लेग सहे और कई बीमारियां सही, उनके लिए इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर ली, राइट। और यूरोपियन वहां पर जो वायरसेस और बैक्टीरिया मौजूद हैं, उन वायरसेस और बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स के लिए एंटीबॉडीज जो है वो अमेरिका के ब्लड में, अमेरिकन के ब्लड में नहीं थी। तो जब यूरोपियन खुद और अपने जानवरों को लेकर आते हैं, क्योंकि जानवरों से बीमारियां फैलती हैं, खासतौर पर कैटल से, यूरोपियंस जब अपने कैटल से, अपने घोड़े लेकर आते हैं और खुद आते हैं सदर्न अमेरिका में, और वो जो बीमारी इंट्रोड्यूस करते हैं सदर्न अमेरिका में, मिलियंस के हिसाब से लोग, अराउंड 85 to 90% ऑफ नेटिव पॉपुलेशन वैनिश हो जाती है, राइट। जबकि कहा यह जाता है, देयर इज अ न्यू, एक नई रिसर्च ये चल रही है, लाइडार एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए, जैसे सोनार होती है ना, सोनार साउंड का इस्तेमाल करके मतलब डिटेक्ट करती है कि किसी चीज के भीतर क्या है ना, कि जमीन के भीतर क्या है, साउंड का इस्तेमाल करके पता किया जा सकता है। उसी तरह लाइडार लाइट का इस्तेमाल करती है, राइट, टू सेंसिंग, टू डिटेक्शन के लिए। तो लाइडार का इस्तेमाल करके अमेज़न जंगल की कैनोपी के नीचे जब देखा जा रहा है, तो पता तो दिख रहा है कि बड़े बड़े शहर मौजूद हैं वहां पर, राइट। जब बिल्कुल इनिशियल स्पेनिश जो कॉन्क्विस्टेडर्स हैं, ये स्पेनिश एक्सप्लोरर्स हैं, जब वो अमेज़न में एंटर करते हैं और ब्राजील में अंदर एंटर करते हैं, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि बड़े बड़े शहर हैं जिनमें मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है। लेकिन उसके लगभग 50-60 साल बाद जब अगली वेव आती है एक्सप्लोरर्स की, तो वो आकर देखते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, रेन फॉरेस्ट है बस। तो वो कहते हैं जो पहले कॉटेज जो आया था वो गलत कह के गया कॉटेज, राइट। लेकिन कॉटेज सही कह के गया है, क्योंकि उन्होंने बीमारियां इंट्रोड्यूस कर दी, लोग मर गए, और वो रेन फॉरेस्ट है। 50 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है रेन फॉरेस्ट को किसी भी सिटी को एनगल्फ करने के लिए। 50 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। 50 साल में तो बहुत आसानी से रेन फॉरेस्ट एनगल्फ कर सकता है किसी भी सिटी को। My point is that there are many such hidden civilizations under that canopy of Amazon rainforest. Not just civilization, but such secrets. So the Europeans, they discovered North America, they discovered Southern America, and then they introduced genocide there. They killed majority of their population. They
दे बेंट देम टू देयर विल, राइट, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, और अमेरिका आगे अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ाते हुए पूरी कहानी सुनाऊंगा उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एशियन स्टेट्स वर टू पावरफुल टू बी सबड्यूड, एशियंस के साथ वैसा नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि नेटिव अमेरिकन अभी भी वो ट्राइबल पुराने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, एंड यूरोपियंस दे ब्रॉट मस्केट्स विद देम। मस्केट्स क्या होती है? यस, मस्केट इज अ लॉन्ग, एक बहुत प्रिमिटिव तरह की एक लंबी सी राइफल होती है, बेसिकली एक गन होती है एक लंबी सी, उसका नाम है मस्केट। यस, so Europeans they brought muskets with them, and these Native Americans they had horses, they only had spears and medieval weaponry, modern weaponry नहीं थी उनके पास। लेकिन इंडिया में आओ, इंडिया में तोप बंदूक सारा सिस्टम था हमारे पास, और सेना थी, पैसा था, इसीलिए बहुत लंबे समय तक हम देखेंगे द यूरोपियन पावर्स दे डिडंट डेयर टू एंटर इनटू द इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में समझाऊंगा। Hence in Asia, European merchants came initially with folded hands, बिल्कुल ऐसे आ गए कि बाबूजी बाबूजी करने दो, ट्रेड करने दो बाबूजी, आपके मतलब आपके चरणों में हम समर्पित हैं, ऐसे आए हैं वो शुरू में। लेकिन पोर्चुगीज ने जब धीरे धीरे अपना होल्ड बना लिया ना, तो समंदर में तो उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू करी मुगलों को। अरे मुगल बादशाह की माँ ट्रेवल कर रही थी एक मुगल बादशाह की एक शिप में, और उसका मतलब कारवां भी चल रहा था साथ में, उसको किडनैप कर लिया था पोर्चुगीज ने, वो तो छुड़वा लिया था। आप बताएंगे कौन मुगल बादशाह था वो? अकबर के रहते रहते नहीं हो पा रहा था सब, अकबर के रहते रहते मुगल सॉरी पोर्चुगीज जो है वो शांत थे, बिकॉज दे थॉट कि हम अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जब अकबर कन्वर्ट नहीं हुआ ना, उसके बाद फिर उन्होंने गुजरात, बिकॉज गुजरात वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स एट दैट टाइम, तो फिर उन्होंने गुजरात से होने वाला जो ट्रेड है मुगल्स का, उसमें जो है वो फिर उन्होंने पायरेसी वगैरह करनी शुरू कर दी। खैर ये सब मिडिवल और मॉडर्न में पढ़ने की कहानी। नेक्स्ट इज रेनेसा, करें शुरू रेनेसा? ऑलराइट, नाउ सी वॉयेजेस होंगे, मैंने आपको कहा ना जो सी वॉयेजेस है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस चैप्टर के अंडर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूरी डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जितनी कहानी रेलेवेंट थी समझा दी। रेनेसा दिख रहा है आपको? ये येलो कलर में क्यों लिखा है पता नहीं, मैंने तो रेड किया था इसको। Now the period between 14th century and 16th century is marked by intellectual fermentation that was called Renaissance. The literal meaning of Renaissance is reawakening. Following features were associated with this. So पहली स्टेटमेंट क्या है? मैं आप लोगों को जो लिखने के लिए बोलता हूं ना कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स पता है किस तरह के? ये हैं वो, द इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन, राइट, रेनेसा, इट्स कॉल्ड रीअवेकनिंग, ये हैं वो कीवर्ड्स जो आपको हर लेक्चर के बाद याद रहने चाहिए। ये वर्ड्स ही आपको याद रह गए ना, खासतौर पे आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, देखो आज के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे ना उसको मैं इस तरह सर्कल करता चलूंगा ताकि वो आपके दिमाग में हाईलाइट हो जाए। डोंट यू वरी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीपीटी मिलेगी ये पूरी प्रॉपर, ठीक है। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आई विल प्रोवाइड यू ऑल दीज पीपीटीज सो यू कैन रीड थ्रू देम, आप यहां से पढ़ सकते हो इनको आराम से, ठीक है। सो फॉलोइंग फीचर्स जो है वो क्या क्या है? सबसे पहला, यूरोपियन स्कॉलर्स बिकेम लार्जली अट्रैक्टेड टू ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल लिटरेचर व्हिच वाज फुल ऑफ ह्यूमनिज्म। या ये समझाना है मुझे, ये क्या है ये ह्यूमनिज्म? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान सुनो। नाउ रेनेसा, अब ऐसा नहीं है कि इट ओनली स्टार्टेड आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, नहीं। रेनेसा की कहानी यानी कि ये रीअवेकनिंग पहले से शुरू हो गई थी, क्रूसेड के बाद शुरू हो गई थी, जब वो ट्रेड रूट जो है वो एस्टेब्लिश हुए बिटवीन दी वेस्ट एशिया और एंड यूरोप, ठीक है। लेकिन आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी पेस जो है वो बढ़ी, क्योंकि और ज्यादा लोग जो है वो मूव करके वहां गए। अब मुझे बात बताओ, रोमन्स और ग्रीक्स की जो नॉलेज थी वो कहां प्रिजर्व थी? सारी की सारी कहां प्रिजर्व थी? वो प्रिजर्व थी अलेक्जेंड्रिया में, लाइब्रेरी में, है ना, 391 में जिसे फूक दिया गया, राइट। वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे घूमते घूमते फिर कहां पहुंची? ईरान की लाइब्रेरी गोंडी शपूर में, राइट। तो वहां पर जो ईरान में जो गोंडी शपूर में लाइब्रेरी बनी और उन्होंने जो ये ग्रीक और रोमन लैंग्वेज लेकर आए, दे ट्रांसलेटेड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इनटू अरेबिक, राइट। फिर गोंडी शपूर के बाद अगला लर्निंग का सेंटर बगदाद बनता है, और वहां पर जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पर लर्निंग सेंटर डेवलप होते हैं, मतलब हर तरह की साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में काम हो रहा है, राइट। एंड दे हेल्ड द नॉलेज ऑफ द ग्रीक्स एंड द रोमन्स। तो जब ये ग्रीक्स और रोमन्स की नॉलेज वापस जब यूरोप जाती है तो लैटिन में नहीं जा रही अब की बार, ये अब की बार अरेबिक में जा रही है। तो रेनेसां की जो ये नॉलेज है ये अरेबिक से फिर वापस ट्रांसलेट की गई किसमें? लैटिन में, लैटिन में और इंग्लिश, मतलब जो भी लैंग्वेजेस वहां पर रोमांटिक लैंग्वेजेस जो पॉपुलर थी इन यूरोप। एंड देन दे केम टू नो अबाउट, यूरोपियन पीपल दे केम टू नो अबाउट कि भैया
ग्रीक्स ग्रीक के टाइम में और रोमन्स के टाइम में तो हम लोग काफी एडवांस थे, काफी बेटर जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज्म का। ऑन इट्स फेस वैल्यू, क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि ह्यूमनिज्म का मतलब हुआ क्या? कौन मिलाएगा? बता, तू बता, क्या नाम है तेरा? करण, पहली बार बैठ रहा था इस क्लास में ना, ठीक है। सो क्या मतलब, क्या लगता है तेरे को ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होगा? यूरोप का कि आर्ट लिटरेचर और साइंस का जैसे वैल्यू स्टार्ट हो जाता हम्म है और जो फाइन ह्यूमन प्रैक्टिसेस थी जैसे करप्शन थी चर्चेस में हम्म उसको मतलब लोगों को साइड में कर दिया। एनीवन एल्स वुड लाइक टू टेक अ शॉट? और कोई? क्या मतलब होगा इस ह्यूमनिज्म का? देखो, मेडिवल टाइम्स में क्रिश्चियनिटी का होल्ड जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ये जो प्रीस्ली वर्ग है, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इफ यू आर born, that is by the grace of God. If you are dying, the grace of God. If you gain some wealth, that is grace of God. If you lose wealth, if you lose your health, अगर नफा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है, जीवन हो रही है मृत्यु हो रही है, एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड के अलावा आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ गॉड कर रहा है। और ऐसा है तो पूरी तरह फेथ जो है वो गॉड में रखो, और सब कुछ जो है वो गॉड को दे दो। अपना जो भी एक्स्ट्रा है ना आपके पास, वो गॉड को दे दो। खुद को खुद के पास रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आपके पास है, जो भी है, दैट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। व्हाई डोंट यू गिव दिस टू गॉड? और गॉड तक हम पहुंचा देंगे। सो हम रख लेते हैं, वी विल बी द कस्टोडियन ऑफ दैट। तो ये चल रही थी स्कीम। ये था उस समय की पिरामिड स्कीम थी, उस समय की पिरामिड स्कीम ही है चर्चा, अगर देखा जाए तो एक तरह से, है ना। वो एमएनएम से सुने आपने? क्या बोलते हैं उनको, मल्टी लेयर मार्केटिंग जो होती है, एमएलएम्स, राइट। वह वही है एक तरह से चर्च, है ना। तुम एक जोड़ो, एक के नीचे तीन जोड़ो, फिर एक के नीचे तीन जोड़ो, ये कर देंगे। सुना, उन उन सब के चपेट में मत आ जाना भाइयों बहनों, ठीक है, बच के रहना उन सबसे। ऑल राइट। सो एवरीथिंग वॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन जब ये रेनेसां की ये रीअवेकनिंग जब होनी शुरू हुई, ये जो ग्रीक्स और रोमन के जो आइडिया, जब उन्होंने सोक्रेटिस को पढ़ना शुरू किया, जब उन्होंने प्लाटो को पढ़ा, जब उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा, जानते सुने आप लोगों ने नाम ये, है ना। जब उन्होंने, कौन है सोक्रेटिस? फादर ऑफ फिलोसफी क्यों बोलूं भाई उसको? मैं नहीं बोल रहा उसको फादर ऑफ फिलोसफी। कौन कह रहा है उसको फादर ऑफ फिलोसफी? वो वेस्ट वाले बोल रहे हैं और अब मान ले रहे हैं। या विल करेंगे हम बात आगे, कभी आएगा लेक्चर में, प्लेटो कौन है, एरिस्टोटल कौन है। बट माय पॉइंट इज कि यूरोपियंस ने पढ़ा उनके बारे में, और उनके मन में यह सवाल आया कि ये जो चर्च है, ये तो बेवकूफ बना रहा है हमें। इंडिविजुअलिज्म भी एक चीज है, यानी कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, मेहनत करके अगर मैंने चार पैसा कमाया है, तो वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है, वो मेरी अपनी मेहनत है। मैं चर्च को क्यों दूं? पैसा भी क्यों दूं, और मैं श्रेय भी चर्च को क्यों दूं? अगर मैंने मेहनत करके कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तो वो मिरेकल नहीं है, दैट इज टेक्नोलॉजी, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज ह्यूमनिज्म, कि जीवन, इंसान का जीवन अगर अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, यानी अच्छा कर रहा है इंसान या बुरा कर रहा है, उसका जिम्मेदार इंसान खुद है। इट इज नॉट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो गॉड सेंट्रिक मतलब सोशल ऑर्डर से अब जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन सेंट्रिक जो है वो सोशल ऑर्डर बनने लगा यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज क्वाइट एंटीथेटिकल टू क्रिश्चियन परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इन विच मैन वॉज पोर्ट्रेड एज अ सिंफुल क्रिएचर सीकिंग द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। क्रिश्चियनिटी में क्या कर रहा है, वो 7 डेडली सिंस मेंशन्ड है, कि मैन तो जो है वो क्या है, सिंफुल है, हमने तो पाप कर रखे हैं, और सब कुछ बाय ग्रेस ऑफ गॉड है, राइट। और इन पाप से अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी में, और डोनेशंस देने पड़ेंगे। सब कुछ डोनेट कर दो, अपने पास थोड़ा सा रखो, बाकी सब चर्च को दे दो। ये है आपके साल्वेशन का रास्ता, स्कीम है ये भी। तो ह्यूमनिज्म क्या कह रहा है, इसके काउंटर में एक पॉइंट रख रहा है कि अगर मैंने कमाया पैसा, अपनी मेहनत से कमाया, तो वो मेरा पैसा, इट इज नॉट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। जो कि क्रिश्चियन लोगों को उस समय खास पसंद आया नहीं, उसका बहुत विरोध हुआ। विरोध इतना बढ़ गया कि अपने अपने अलग चर्च खोल लिए लोगों ने। पहले लोगों के लेवल से विरोध हुआ होगा, फिर धीरे धीरे राजाओं के लेवल पर पहुंचा। विरोध इतना बड़ा हो गया कि अपने अपने चर्च बना लिए। किसी ने कैल्विनिस्ट ज्वाइन कर लिया, किसी ने लुथेरियन, किसी ने चर्च ऑफ इंग्लैंड, किसी ने चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। और इसके प्रेशर में आकर कैथोलिक चर्च को भी रिफॉर्म करने पड़े अपने अंदर, और हमें एक कैथोलिक चर्च में भी
रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन गॉड्स हैड बीन रिप्रेजेंटेड एज कंपेनियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बट नॉट एज एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना, है ना। ग्रीक्स और रोमन कल्चर में जैसे जियूस है, जियूस को अगर आप पढ़ने लगेंगे ना तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत बदतमीज तरह का गॉड है, ये किस तरह का गॉड है, बहुत अय्याश तरह का है कि धरती पे आ रहा है, जो लड़की इसको मिल जा रही है उससे जो है वो ये रिलेशनशिप बना ले रहा है और फिर ये चला जा रहा है वापस, और धरती में एक डेमी गॉड पैदा कर दे रहा है ना। इसी तरह वॉर का देवता जो है वो अलग है, बिजली का अलग, पानी का अलग, प्यार का अलग, बच्चों का अलग, माँ, सब मतलब पॉलीथीज्म था ग्रीक्स में भी और रोमन्स में भी इनिशियली। और ये पॉलीथिस्टिक गॉड्स जो है वो अच्छे भी थे और बुरे भी थे, मतलब एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना नहीं था ऑफ गुडनेस। अगर आप एब्सोल्यूट गुडनेस रख देंगे ना एक जगह पे, इट itself it becomes evil, because nothing can be 100%. there is no such thing as 100%. ये एक और मंत्र दे रहा हूं आप लोगों में, आप लोग लिख रहे हो मेरे मंत्र कहीं, नोट करते रहा करो इन मंत्रों को। एवरीथिंग इज ऑन अ कंटिन्यूअम, नथिंग इज एब्सोल्यूट। कंटिन्यूअम वर्ड समझते हैं आप? देर इज नो ब्लैक और देर इज नो व्हाइट, ओनली शेड्स ऑफ ग्रे, वेरिंग शेड्स ऑफ ग्रे, right? Either it is so gray that it appears black, or either it is so not gray that it appears white. Everything has a shade of gray. And now, so that's what I mean. आगे पढ़ेंगे इसको, कंटिन्यूअम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअम बिटवीन द एक्सट्रीम्स, नॉट द एक्सट्रीम्स themselves, right? नेक्स्ट देखिए, now Renaissance gave greater emphasis on study of humanities, which included study of grammar, rhetoric, poetry, history, and moral philosophy. These subjects were not drawn from or connected with religion and emphasized skills developed by individual through discussion and debate. है ना। पहले रिलीजन के ऊपर, पहले पहली बात तो लिखने का जो है वो किसके हाथ में है कंट्रोल, प्रीस्ली वर्ग के हाथ में, नॉलेज, ठीक है। और वो लिख भी रहे हैं तो वो धर्म के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं सब कुछ, या तो वो ज्यादा से ज्यादा राजाओं की यूलॉजीज लिख दे रहे हैं, है ना, राजाओं की, रॉयल फैमिलीज की जो है वो क्रॉनिकल्स लिख दे रहे हैं, या तो वो मतलब अलग अलग हिम्स और सॉन्ग्स और मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में लिख रहे हैं बेसिकली। राजा के बारे में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज राजा उनको फंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो लोग अपने बारे में लिखने लगे कि मैं क्या सोचता हूं, है ना, मतलब अपने इमोशंस के बारे में लिखने लगे। आर्ट जो है वो उस तरह शुरू हो गई, इमोशन बेस्ड आर्ट, मतलब ह्यूमन बेस्ड आर्ट, राइट। और चर्च हेड, आगे देखिए, चर्च हेड गिवन प्राइमेसी टू स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी दैट बिलीव दैट मेडिएशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, सॉरी, नॉट मेडिएशन। It is on this basis church supported geocentric views of the world which believe that all other stars and planets revolve around the sun. So ये इस तरह की जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है ये सब जो है वो चर्च में चल रही थी कि धरती बीच में, बाकी सब घूम रहे हैं और धरती सपाट है। जबकि ग्रीक्स लगभग 2500 साल पहले या उस समय से लगभग 2000 साल पहले एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर चुके थे कि धरती जो है वो गोल है। पता कैसे किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट? इजिप्ट की बात है ये। आपको बड़ा अजीब लगेगा, सर बात कर रहे हो ग्रीक की और आप बात कर रहे हो इजिप्ट की, है ना। देखो ग्रीक, जब भी ग्रीक वर्ड यूज होता है ना तो ग्रीक एक लैंग्वेज है ना, जिससे एसोसिएटेड एक एरिया है, इस एरिया में ग्रीक लैंग्वेजेस बोली जाती थी ना। ग्रीक लैंग्वेज में ऑब्वियसली ये ग्रीक जो सिटी स्टेट्स हैं, आपने स्पार्टा, एथेंस, कार्ताजिनिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई एम रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, कार्ताहेना तो अलग है, इसी तरह कुछ नाम है, वट एवर, इट्स अ ग्रीक सिटी स्टेट। उस ग्रीक सिटी स्टेट के अराउंड जो है वो लोग ग्रीक भाषा बोल रहे थे और वहां पर नॉलेज का सेंटर डेवलप हुआ, ठीक है, समझ गए। लेकिन आसपास का जो लेवांत वाला एरिया है ना, इसमें भी ग्रीक लैंग्वेज जो है वो बोली जा रही थी। या अगर मान लो इजिप्ट में लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, अरेबिया में अलग भाषा बोल रहे हैं, इराक में, सीरिया में, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्तीन, सब में अगर लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए कॉमन लैंग्वेज क्या थी? ग्रीक। ग्रीक वॉज दैट कॉमन लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम। तो ग्रीक स्कॉलर्स ने इजिप्ट में जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया। अब आप लोगों को पता है कि 21 जून को क्या होता है? समर सॉल्स्टिस होता है। एंड ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ बिल्कुल ओवरहेड होगा सूरज, यानी सूरज इतना ओवरहेड होगा कि नीचे जो है वो परछाई नहीं पड़ेगी। तो जो आप ध्यान से देखिए, क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ इजिप्ट से क्रॉस होता है? ठीक है, ये तो इजिप्ट की बाउंड्रीज अब है ना, पहले इजिप्ट बड़ा था काफी, ठीक है। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो है वो एक बंदा खड़ा किया गया, ठीक है। उसको बोला गया 21 जून को दोपहर को 12 बजे तुम्हें यहां पर लंबा सा जो है वो पोल गाड़ना है, ठीक है। 21 जून को दिन में 12 बजे लंबा पोल ऐसे गाड़ा जाएगा
तो उसकी छांव कहाँ बनेगी? बिल्कुल नीचे, राइट, बिल्कुल नीचे बनेगी ना, है ना। और फिर वो नॉर्थ को मूव करता है, इजिप्ट में कायरो की तरफ, एलेक्जेंड्रिया की तरफ मूव करता है वो स्कॉलर, मतलब एक बंदा और ले जाता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि कुछ दूर नॉर्थ में जाके, लगभग 200-250 किलोमीटर नॉर्थ में जाके, तुम्हें सेम दिन एक जो है वो पिलर और जो है वो एक खड़ा करना है इस तरह, ठीक है। और अब ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है, ऑन सेम डेट दो अलग अलग जगह पर शैडो जो है वो किस तरह की बन रही है। तो किस तरह की बन रही होगी? ये 23.5 है और ये नॉर्थ में है, सो दिस विल नॉट मेक एनी शैडो, बट दिस विल मेक शैडो, राइट। सो इससे क्या पता चलता है? इससे ये प्रूव हुआ कि अर्थ फ्लैट नहीं है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो दोनों जगह बराबर शैडो बनती, या तो शैडो नहीं बनती अगर 21 जून पे कर रहे हैं। अगर यहां शैडो बन रही है और यहां शैडो नहीं बन रही है, दैट मींस अर्थ इज कर्व्ड लाइक दिस। अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है इस तरह, अर्थ जो है वो इस तरह कर्व्ड है। एंड दे मेजर्ड इट, एंड दे विद द एरर ऑफ 1%, दैट स्कॉलर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा स्कॉलर का, ग्रीक स्कॉलर है, ही मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सो इस तरह की नॉलेज जो है वो ग्रीक्स के पास पहले थी। और ये यूरोप में मान रहे थे मिडिवल टाइम में कि धरती फ्लैट है, धरती के आसपास जो है वो सारा सिस्टम घूम रहा है, जबकि ग्रीक्स को पता था कि सूरज के आसपास जो है वो सारा कुछ घूम रहा है, ठीक है। नाउ so but Renaissance presented an alternative view about men, nature and universe. According to Renaissance, consciousness through observation, supervision and experimentation, knowledge can be attained. क्रिश्चियंस क्या बोल रहे थे कि नॉलेज जो है वो केवल कहां से मिल रही है हमें? बाइबल इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, बाइबल इज द फाइनल ट्रूथ। लेकिन रेनेसां ने क्या कहा? नहीं, एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो, यानी कि इंपीरिकल एज वेल एज दूसरा कौन सा होता है डेटा? दो तरह के डेटा होता है ना, एक होता है इंपीरिकल डेटा, कोई बात नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। सो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि आप खुद से ऑब्जर्व करो, खुद से सुपरवाइज करो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खुद करके तो देखो। आप किसी की कही हुई बात पे, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बेसिकली प्रमोट कर रहे हो, सवाल पूछो और डिस्कशंस करके फिर जवाब निकालो। नाउ दिस अंडरस्टैंडिंग लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। Thus emerged the great scientists of the age like Copernicus, Galileo, Kepler and Newton, जिनको धमकियां भी मिली इनिशियली। यस, नो, ओके, या क्या करता हूँ और फिर उसको टका दिया। और भी कई मार दिए गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इससे पहले ये सेम बातें, सुनो, मजे की बात यह है कि इससे पहले ये सारी बातें अरेबियंस बोल चुके थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहे थे 1200, वो 800 हजार, मतलब 80, सॉरी 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में वो पढ़ रहे थे। यस, दे डिस्कवर्ड अलजेब्रा, दे डिस्कवर्ड न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे चुके थे वो पहले, कैलकुलस में वो पहले काम कर चुके थे। बिकॉज जो नॉलेज यूरोपियंस के पास बहुत बाद में पहुंची, दे हैड दैट नॉलेज। इट वाज द अरेबियंस एंड पर्शियंस जिन्होंने ग्रीक और रोमन नॉलेज को प्रिजर्व करके रखा। अदरवाइज यूरोपियंस ने तो अपनी नॉलेज को जला दिया था अपनी तरफ से, तो वो खत्म कर दे रहे थे। नेवरदलेस, हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में इस तरह के स्कॉलर्स डेवलप हुए, गलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, और भी कई सारे हैं। और इनमें से कुछ को मार दिया गया, कुछ को नहीं। न्यूटन को बहुत धमकी मिली मारने की, लेकिन न्यूटन पैसे वाला आदमी था तो बचता रहा। जो पैसे वाले नहीं थे उनको जला दिया गया। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री वाज एसोसिएटेड विद रेनेसां। सो ह्यूमनिज्म याद रखेंगे, रेनेसां के साथ जो वर्ड जुड़ेगा वो क्या है? सॉरी, ह्यूमनिज्म। ना ह्यूमनिस्ट थॉट, ह्यूमनिस्ट दो that they were restoring the true civilization after centuries of thought आएगा यहाँ पर, thought that they were restoring the true civilization after centuries of darkness। इसीलिए पेट्रार्क जो है वो मेडिवल टाइम को डार्क एज बोलता है यूरोप की। क्यों? क्योंकि रेनेसां के जो ह्यूमनिस्ट हैं वो फिर से ब्राइटनेस लेकर आए, और अगर ब्राइटनेस लेकर आए दैट मींस पहले डार्क था। इसलिए पेट्रार्क ने मेडिवल यूरोपियन टाइम को डार्क एज कहा। अदरवाइज ये पूरी तरह बात सच नहीं है, कुछ तो डेवलपमेंट हो ही रहा था। So they believed that dark age had set after the collapse of Roman Empire, that means 476 के बाद। Following them, later scholars questioningly assumed that the new age had begun in Europe from 14th century. The term Middle Age या medieval period was used for the millennium after the fall of Rome. So 476 से 1573 के लिए वो यूज कर रहे हैं वर्ड मिडल एज, और इसको वो बोल रहे हैं डार्क एज। इसको क्या कह रहे हैं वो? Dark age. Now, during the Middle Age, they argued the church had such complete control over men's mind that all the learning of Greeks and Romans had been blotted out. देखो कितना कन्वीनियंटली कह रहे हैं कि चर्च ने जो है वो लोगों का माइंड इतना कंट्रोल कर लिया कि इंफॉर्मेशन सारी जो है वो दिमाग से निकल गई। पूरी बात नहीं बता रहे कि पहले उन्होंने
लाइब्रेरी भी जलाई है। पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन को भगाया अपने से दूर, और फिर धीरे धीरे सेंचुरी बाय सेंचुरी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को ठोस तरीके से रखा है, ब्रेन वॉश किया है। ठीक है। नाउ बट रीसेंट हिस्टोरियोग्राफी इज दी डिफरेंट, मतलब स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग तरह के लोग जो है वो किस तरह हिस्ट्री लिखते हैं, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। आगे समझाऊंगा क्या मतलब होता है इसका। हैज क्वेश्चन दिस डिवीजन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अनफेयर टू लेवल एनी पीरियड एज डार्क एज। तो सारा कोई भी पीरियड, सभी पीरियड डार्क एज नहीं होता। नो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये थोड़ा आगे हम जा रहे हैं, राइट। So after retrospection, we can underline that the Renaissance was not an intellectual revolution, but rather an attitude of mind. कहां से कहां तक? क्यूरोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप, ये वर्ड है, क्यूरोसिटी और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप हुई। पहले भेड़ चाल की तरह चर्च की बात माने जा रहे थे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर डेवलप हुआ। पहले जो है वो चर्च, और पहले बात पैसा नहीं था इतना कि बड़े लेवल पर एडवेंचर पर जा सके, लेकिन अब ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और क्यूरोसिटी की वजह से नई जो साइंसेस डेवलप हुई, तो नई टेक्नोलॉजीज के चलते बेटर सेलिंग जो है वो करने में सक्षम हो सके यूरोपियंस। ह्यूमनिज्म, emphasis over dignity of man and sense of his worldliness, this worldliness, individualism, greater importance attached to individual led to writing of autobiography। पहले कोई ऑटोबायोग्राफी खुद से नहीं लिख रहा था, केवल राजा लोगों की क्रॉनिकल से लिखी जा रही थी, ऑटोबायोग्राफीज नहीं लिखी जा रही थी। और सेक्युलरिज्म, an attack over those priests in whose word and action there was greater dichotomy। ठीक है, तो ये कुछ नए आइडियाज डेवलप हुए, आपको रेनेसां के साथ ये वर्ड्स याद रखने हैं। क्यूरियोसिटी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, spirit of adventure, humanism, individualism, secularism, right? So if we're exploring the cause of Renaissance, we came to know that the material change through which Europe was undergoing during this period worked as the major factor। material change क्या हो रहा है यहाँ पर? पैसे का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है, प्लस ट्रेड बढ़ा। क्यों? क्योंकि उनको अमेरिका मिल गया, अमेरिका मिल गया तो सिल्वर आ गया, सिल्वर आ गया तो अब इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया से ट्रेड किया तो और पैसा आया राजाओं के पास, राजाओं के पास और पैसा आया तो उन्होंने और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करी। उनको राजाओं का समझ आया कि यार ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी, यार इनसे तो बेनिफिट हो जा रहा है बहुत। सो दे इन्वेस्टेड मोर एंड मोर एंड मोर इन दिस। इवेंचुअली मॉडर्न यूनिवर्सिटीज जो है वो फिर यूरोप में डेवलप होती हैं। नाउ इटालियन सिटी स्टेट्स आर सपोज टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसां, like Genoa and Venice, and right, these are supposed to be the birthplace of Renaissance. Now actually commercial success of Italian states brought a shift in cultural attitude, लेकिन Renaissance के पीछे क्या है? पैसा है, और इन जेनोवीज और वेनिशियंस के पास पैसा था, राइट। नाउ कमर्शियल एक्टिविटीज गेव बर्थ टू न्यू सोशल क्लास एज मर्केंटाइल क्लास व्हिच लेटर केम टू बी कैरेक्टराइज्ड एज द मिडिल क्लास। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। दिस रेनेसां और ये जो सी वॉयेजेस जो हो रहे हैं, दिस गेव राइज टू अ मिडिल क्लास। ठीक है, हाफ एन आवर, 1.5 आवर हो गया। नाउ आई विल एंड दिस क्लास हियर बिकॉज उन बच्चों की क्लास है। अब यहां से द राइज ऑफ मिडिल क्लास से कहानी को हमें शुरू करना है। मिडिल किसके मिडिल में है? एक अपर क्लास रूलिंग एलिट्स और पेजेंट्री। पहले दो ही क्लास थी, एरिस्टोक्रेट्स थे यानी कि जो रूलिंग एलिट्स थे, और जो प्रीस्ट है उनका वर्ग था, और एक नीचे जो है वो पेजेंट्री। ठीक है, और जो वर्कर्स थे जो बाकी के सब काम कर रहे थे ना, कोई लकड़ी का कर रहा है, कोई चमड़े का कर रहा है, कोई लोहे का कर रहा है ना, कोई वूल का काम कर रहा है। सो पीजेंट्री थी नीचे, और ऊपर क्या थे? केवल एरिस्टोक्रेट्स। अब बीच में एक क्लास डेवलप होगी, मिडिल क्लास, जो कि ये ट्रेडर मर्चेंट क्लास होगी, और यहां से जो है वो अब खेल हमें बदलता हुआ नजर आएगा। इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपको ये मिडिल क्लास की कहानी समझाऊंगा कैसे डेवलप हुई। आज के सेशन में केवल इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। राइट नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज क्लोज द बुक। सब कॉपी किताब बंद कर दो, और जो याद है, जो अभी इस सेशन में अभी मैंने बोला है, वो अपनी मेमोरी से जितने ज्यादा हो सके वो कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करो, जितने ज्यादा हो सके। दैट इज हाउ लर्निंग इज डन। केवल पढ़ लेने से काम नहीं होता, तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए। तो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।